जो एक वुमेन एम्पावरमेंट की एवोल्यूशन हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो आई डोंट नो मैं किस इंटरव्यू में ये सुन रही थी, पर वो कह रहे थे कि हमने लड़कियों को तो एम्पावर कर दिया, कहने को कि तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, पर हम ये भूल गए कि बाकी उस दुनिया को उस एम्पावरमेंट के साथ लेके कैसे आए। Hey, welcome to Cancast Show. Today we have talked with Ramneet Barar, who is co-founder of HisEmpower, and she was working with KPMG as a senior tax consultant. We have talked about taxes and how international students can apply for jobs in Canada, and it was pleasure to have her on our show. Watch full podcast. You will definitely enjoy it, and subscribe to Cancast Show. रमनीत, वेलकम टू कैनकास्ट शो। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बस ठीक हूँ मैं भी। वेदर बहुत अच्छा है, गर्मी आ गई फाइनली आई कनाडा नो, में। एक ही हफ्ते में चेंज हो गया वेदर। मुझे लगता है गर्मियाँ- सबका मूड ही बदल गया एक हफ्ते में। विंटर पसंद है आपको? नहीं, फिर भी कोट डाल के आए हो इतनी गर्मी में। थोड़ा स्टाइल फॉर्मल होना पड़ता है, पर नहीं, ऑनेस्टली वेदर थोड़ा कंफ्यूजिंग है अभी भी। लाइक धूप है पर हवा आज- चलने लग जाती है, तो एक प्रोटेक्शन इतना मैंने कनाडा में लगा लिया, चाहे धूप हो सर्दी हो, एक्स्ट्रा लेयर लेके ही चलो। बहुत अच्छा बहुत साल हो गए ना आपको तो? कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 7 years। कैसे लगा यहाँ आके? बहुत एक्साइटमेंट के साथ आई थी मैं कनाडा फॉर श्योर, पर जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली मुझे याद है, क्योंकि मेरी बहन रहती थी डाउनटाउन में और उसने मुझे वो फोटोज दिखाई हुई थी, राइट। अच्छा। और मैं निकली एयरपोर्ट से और मैं कही ये क्या, हम बंजर जमीन पे आए हैं, राइट। और वो 1 महीने पहले ही ब्रैम्पटन मूव हो गई थी क्योंकि अपनी उसकी जॉब की PR के चक्कर में। तो जब मैं जैसे ही निकली और हम ब्रैम्पटन की तरफ जा रहे थे, मैंने कहा यार ये बिल्डिंग कनाडा कहाँ पे है ये? और हाँ, बिल्डिंग कहाँ पे, और थी भी रात, राइट। कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। हम जैसे ही घर पहुंचे, वो बेसमेंट में रहती थी, और जैसे ही मैं बेसमेंट में आई और रूम में बैठी, राइट, तब आई थिंक हिट हुआ। एक्चुअली नॉट दैट मच, पर अगले दिन जब मैं उठी और वो काम पे चली गई थी और मुझे था कि अब ब्रेकफास्ट खुद बनाना पड़ेगा, राइट। इंडिया से आके तो कभी ब्रेकफास्ट बनाया ही नहीं, तब मुझे हिट हुआ कि यार कनाडा आ गए, कुछ कर नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते, मुझे पता नहीं था क्या करना है। तो मेरा बट कॉलेज साथ के साथ शुरू हो गया था और मेरा कॉलेज डाउनटाउन में था, तो जिस रहते अगले ब्रैम्पटन दिन में थे? रहते हम ब्रैम्पटन में थे, तो अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तब मुझे लगा अच्छा ये है कनाडा। लाइक थोड़ा मुझे लगा कि रौनक आ गए है जाके। कनाडा में। तो वहाँ जाके तो बहुत अच्छा लगा, बिल्डिंग्स देख के। मैं बहुत बार गुम हुई, ऑब्वियसली कई बारी गुम हुई, मुझे बहुत टाइम लगा डाउनटाउन को सीखने में कि कहाँ जाना है। पर जब एक बार कॉलेज जाने लग गए, लाइफ शुरू हो गई यहाँ पे। मेरी कज़न रहती थी हमारे साथ में, काम करना शुरू कर दिया, 1 ही महीने में सब कुछ हो गया। तो लाइफ बहुत जल्दी शुरू हो गई। एंड आई थिंक जब एक बार वो शुरू हो गया तब पता ही नहीं लगा कि ग्रेजुएट कब हो गए, जॉब कब लग गई, PR कब होगी। उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है एक ही पीरियड था, अंटिल कोविड। Rest नहीं कोविड ना में मिलती। हिट लगी कि तब मैं जाके रुकी कि अच्छा कुछ हो रहा है यहाँ पे। उसके पहले कोई ब्रेक नहीं, कोई रेस्ट नहीं, मैंने समर भी ऑफ नहीं ली। मेरा 3 साल का कोर्स था, मैंने 2 साल में ही ख़त्म कर दिया। लाइक उसके साथ ही साथ अपनी कोऑप शुरू कर दी, जॉब शुरू कर दी, कोई छुट्टी नहीं। मेरे को भी ऐसा ही था जब इंडिया से मैं आया ना, तो इंडिया में मैंने वॉलपेपर लगा रखा था, CN टावर नहीं दिखता पानी से आगे, वो इंटरनेट पे बहुत मशहूर है। हाँ, तू है क्यों करके बैठा? अच्छा। वो इंटरनेट पे बहुत मशहूर है, तो मैंने सोचा ऐसा ही होगा कनाडा। तो फ्लाइट आती है तो ब्रैम्पटन के ऊपर से ही आती है ना एक बार। मैं कहा यार बिल्डिंग तो दिख नहीं रही, ये एक जैसी झोपड़ियां ही है यहाँ पे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। फिर वो उबर कर आके मैं आया जहाँ आना था। मैं शीशे से बाहर ही देखता रहा, मैं कब दिखेंगी बिल्डिंग्स, कब दिखेंगी। तो जिसके पास गया उसने बताया कि भाई डाउनटाउन में ही है बस, और कहीं पे नहीं है ऐसा। सही बात है। मैं कहा धोखा हो गया। एक एक्सपेक्टेशन के साथ आते हो ना कि हम जैसे वो कल हो ना हो की टाइप में हम बाहर निकलेंगे, गाना बज रहा होगा, बिल्डिंगें होंगी, हम वॉक करेंगे, मजा पता आएगा। लगेगा कनाडा आ गए हैं। वो होता नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ आके पता लगता है काम ही है बस। उठो, काम पे जाओ, कॉलेज में जाओ, घर पे आओ, सो जाओ। दैट्स ट्रू। लाइफ ऐसे कर रही हूँ। जब वो शुरू के, जब लोग मुझे पूछते हैं 5 साल कहाँ गए, मैं कहा मुझे नहीं पता कहाँ गए, बस वो निकल गए। पर और वो वो लाइक होता है ऐसे सेट, तो इट्स एक रूटीन सेट हो जाता है। काम जाना है, अपने पढ़ना है, ग्रेजुएट होना है, फिर PR के बारे में सोचना है, वो चलता रहता है सारा कुछ। उसके टाइम पे तुम कहाँ रोक के सोचते हो मैं कनाडा आ गया, मुझे कैसा लग रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। लाइक झटका सा लगता है, झटका वो वापस ही चले जाते हैं इससे अच्छा। यार वो थोड़ा पर वहाँ कोप ज्यादा बाद में गरीबी होता है ना। ऑनेस्टली। वो आई फील लाइक यहाँ रह के इंडिया ज़्यादा अच्छा लगता है, पर जब वहाँ अब फिर याद आता है कि वहाँ से एक रीज़न की वजह से निकले थे। जब वहाँ वापस जाओ 10-15 दिन अच्छा लगता है, फिर जब
एक्चुअल लाइफ हिट करती है, काम करना वहाँ पे, किसी भी लाइक गवर्नमेंट ऑफिस में जाके कुछ करवाना, ये बेसिक चीज़ें राइट, जब तुम वो कर दो फिर तुम्हें याद आता है कि ये किसी रीज़न की वजह से छोड़ के आए थे। और यहाँ पे जितना भी काम करो एटलीस्ट एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम कहते हैं, इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंस, एक अपनी आइडेंटिटी बनाने का जो मौका मिलता है कितनी यंग एज में, वो तुम्हें इंडिया में अब शायद मिल रहा हो विद राइट स्टार्टअप की वजह से, टेक्नोलॉजी आ रही है, पर एक जो तुम्हें इज्जत मिल सकती है यहाँ पर। लाइक मैंने अपना काम, मैं 20 साल की थी जब मैंने अपना KPMG ज्वाइन की और मैंने अपना काम शुरू किया, मुझे किसी ने ऐसा ट्रीट नहीं किया कि तुम यंग हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, लाइक कि तुम तुम हमें मत बताओ कैसे करना है। मेरा पार्टनर जो कि बेसिकली मेरा बॉस है कंपनी में, मैं उसके साथ रूम में जाके कॉफ़ी लेके आराम से बैठ के बात कर सकती थी। उसने मुझे कभी नहीं कहा कि मुझे सर कहो, मेरे सामने बोलो मत, तुम्हें कुछ नहीं पता। लाइक जस्ट लाइक एज अ फ्रेंड वो एक ओपननेस और जो एक रिस्पेक्ट तुम्हें यहाँ मिलती है, वो तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि तुम्हें इंडिया मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी है, बट कम्स यही विद कहने कॉस्ट, वाला था मैंने। comes with a cost and you get to decide what you want to pay. You can always go back, you can stay here, like choice is always yours, right? पर अगर किसी ने कुछ करना है यहाँ पे तो वो कर सकता है, आई थिंक सो। बिल्कुल। इंडिया में वो हमारे पास कह सकते हैं कि जरिया नहीं होता वो करने का जो हम चाहते हैं करना, क्योंकि वहाँ पे एज यू सेड कि हमें कुछ करना है तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, साइड हसल करके। बिल्कुल। हाँ, आपने कैसे करा ये? IS Empower आपने शुरू किया था। IS Empower ही कहते हैं ना, इस एम्पावर, ओके। हाँ, इस एम्पावर शुरू हुआ काफ़ी 2 साल पहले पेंडेमिक के बिगिनिंग में। तो मुझे स्टूडेंट्स लिंक्डइन पे मिलते थे, पूछते थे यही कि आपने कैसे किया, अब आप जो जॉब कर रहे हो लाइक व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट्स, हम भी जाना चाहते हैं। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्टूडेंट्स भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो मेरे को थे जब मैं स्टूडेंट थी। मुझे भी यही क्वेश्चंस थे कि मुझे नहीं लगता कि यही लाइफ है, कि मेरा पहली जॉब पॉपर्स में थी, मैं वहाँ पे कैशियर की तरह काम कर रही थी। एंड मेरे को था कि ये तो लाइफ नहीं है, मैं ये करने तो नहीं आई हूँ कनाडा कि मैं यहाँ पे चिकन सर्व कर रही हूँ और कोई इज्जत नहीं करता है। मेरे सामने कस्टमर्स ने हमारे ऊपर खाना फेंका है, ड्रिंक्स फेंक दिए हैं, लाइक यू सी दोज कस्टमर्स, राइट। तो मुझे था कि ये तो मैं यहाँ करने नहीं आई थी, करने तो कुछ और आई थी, राइट। तो मैं ये सब कर रही थी, तो मुझे पैट जो मेरी को-फाउंडर है वो मुझे लिंक्डइन पे मिली। अच्छा। एंड उसने ऑलरेडी एम्पावर शुरू कर दिया था एज अ नॉन फॉर प्रॉफिट, हम मेंटरशिप कर रहे थे उस टाइम पे। तो उसने मुझे बताया कि अच्छा मैं ये कंपनी खड़ी कर रही हूँ, तुम भी इसी में कंटेंट बना रहे हो, तो व्हाई नॉट वी जॉइन फोर्सेस। फिर वहाँ से पोर्टल पे पहुँचे, थोड़ी कंपनीज लेने लगे। हमने जब शुरू किया था लास्ट ईयर समर में, हम अपना पैकेज $20 पर जॉब पोस्टिंग्स पे बेच रहे थे कि एक जॉब पोस्ट करो हमारे सिर्फ $20 के लिए। और आज हम उसी का पर मंथ एम्प्लॉयज़ हमको अराउंड 500 to 1000 देते हैं फॉर आवर पोर्टल, बिकॉज हमारा पोर्टल बड़ा हो गया। At this point, we have about 40,000 students who are connected with us through colleges, through our own portal. We have like 12,000 in our mailing list, so हम अपनी jobs distribute कर पाते हैं students को। So honestly, starting वहीं से हुई, छोटा सा idea था, by iteration हम थोड़ा थोड़ा उसमें add करते गए। स्टूडेंट्स को अच्छा लगा, वो जुड़ने लग गए। और हमारा एक आइडिया था कि हमें अपना प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए फ्री रखना है, चाहे हम एम्प्लॉयर्स से चार्ज करें, चाहे हम यूनिवर्सिटी से चार्ज करें, मैं स्टूडेंट्स को नहीं चार्ज करूँगी जॉब ढूंढने के लिए। एंड उसको वैसा रखने के लिए बहुत टाइम लगा कि हम एम्प्लॉयर से पैसे लाइक पे करवा सके, पर थैंकफुली अब वहाँ पहुँच गए हैं। सो आई थिंक इट स्टार्ट्स विद एन आइडिया। लोगों को लगता है कि जब तुम अपना बिजनेस शुरू करो कि तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए कि मैं मार्केटिंग कैसे करूँगा, मैं मार्केट में कैसे जाऊँगा, मैं किस पैसे पे बेचूँगा, मेरा मार्जिन क्या होगा, लाइक सब कुछ होना चाहिए। कुछ नहीं होता किसी के पास। मैं कंपनी से बात करती हूँ जिन्होंने 6-6, 7-7 मिलियन रेस किए हैं फंडिंग में, उनको भी नहीं कोई पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो तुम करो, थोड़ा सा करो, नहीं चला चेंज कर लेंगे, अपना ही कंपनी है, राइट। किसी ने कौन सा आके तुम्हें कुछ कहना है कि तुम क्यों कर रहे हो। तो दैट्स व्हाट इट वाज, कि थोड़ा सा आइडिया था, बढ़ाते गए, बस लोगों की बात सुनते गए, स्टूडेंट्स जो कहते गए उस हिसाब से उसको डेवलप करते गए, जो अपना आइडिया लगा। मैं कंसल्टिंग की बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरी को-फाउंडर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बैकग्राउंड से आती है, तो हम दोनों की एक्सपर्टीज़ भी मैच कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि एक
आइडिया को बड़ा कैसे करना है, उसको पता है एक आइडिया को वहाँ तक लेके कैसे आना है, और आई थिंक जॉइन टुगेदर आवर एक्सपर्टीज मैच। आपने जैसे इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ बात की, राइट, कुछ एनालाइज किया कि पर्टिकुलर ये चीज़ हर किसी में है, कोई थिंकिंग उनकी? आई थिंक हर स्टूडेंट्स के अंदर हर कोई मेहनत करने से नहीं डरता है। दिस इज़ वन थिंग आई हैव रियलाइज अबाउट एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट, कि मेहनत करने के लिए किसी को ये नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता, वो बस ये चाहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट करके बता दे कि हमने करना कैसे है। क्योंकि अगर हम इंडिया का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे जैसे तुम कॉलेज ग्रेजुएट करते हो, तुम्हारी कॉलेज में जॉब फेयर होती है, राइट, हर एक को तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह बहुत सिमिलर फील्ड में जाता है। अगर तुम आईटी पढ़ रहे हो तो हर एक की एंट्री लेवल बहुत सिमिलर लगती है। तो एक वो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे है इंडिया में रहने का, वर्सेस यहाँ पे इट्स लाइक आओ पढ़ो पर उसके बाद क्या करना है वो हमसे मत पूछो, राइट। तो स्टूडेंट्स सिर्फ वहाँ कंफ्यूज्ड हैं, पर मैंने आज तक मैं ऐसे किसी स्टूडेंट को नहीं मिली जो कहे कि मैं काम नहीं करना चाहता, मैं इतने घंटे काम कर रहा हूँ, मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, मैं इतने घंटे क्यों कर रहा हूँ। लाइक वो कर रहे हैं काम, चाहे मैं कितने, जैसे मेरे बिल्डिंग में कॉन्सियर्ज है, वो मंडे टू फ्राइडे 12 घंटे काम करती है एक शिफ्ट में, और वीकेंड पे कहीं और जाके काम करती है। जब मैं स्टूडेंट थी, मैं भी 3 जॉब कर रही थी एक टाइम पे, राइट। जितने मैं स्टूडेंट्स को जानती हूँ वो सब यही कर रहे थे, राइट। 30 40 50 60 घंटे ऑन द टॉप ऑफ फुल टाइम स्टडीज, एवरीबडी वाज डूइंग इट। और तुम कभी किसी स्टूडेंट्स को ये नहीं कहोगे कि मैं नहीं करना चाहता ये, राइट। वो कहते हैं मेरे को और मिले ताकि मैं और कमा सकूँ, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूँ, राइट। वो एक जो एक ग्रिट, जिसको हम ग्रिट कहते हैं, एक जो जुनून है कि हमें मेहनत करनी है, वो सब स्टूडेंट्स में है। पर सिचुएशंस के हिसाब से, जिस सराउंडिंग में तुम फंस जाते हो, तुम्हारी कंपनी कैसी है, तुम्हें कैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो चेंज करती है तुम्हारा परसेप्शन। बट जो स्टूडेंट्स मैं जितनों से मिली हूँ, मुझे, और ऐसा मुझे कभी कोई स्टूडेंट नहीं मिला जो किसी और की हेल्प ना करना चाहता हो। एवरीबडी ऑलवेज कम्स टू मी एंड सेज कि हम भी हेल्प करना चाहते हैं, हमें बताओ मैं कैसे करूँ, राइट। सो आई थिंक दिस इज द 2 थिंग्स आई हैव नोटिस्ड अबाउट एवरी स्टूडेंट हियर। अभी रमनीत के लाइफ में क्या चल रहा है, अभी क्या कर रहे हो आप? अभी तो सारा फोकस स्टार्टअप पे ही है। हम अभी रिसेंटली हमने अपनी फंडिंग राउंड क्लोज की है, तो अब हम उसको एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं। अब हम इस अपने प्लेटफॉर्म को कॉलेजेस में लाइसेंस कर रहे हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को और हेल्प कर सकें। उसमें एआई कैसे लेके आए, और कंपनीज में कैसे हो। तो अब हम एक उसको स्केल अप फेज़ कहते हैं, अब हम अपने स्केल अप फेज़ पे हैं। पिछले 1-2 साल हमने बहुत टाइम स्पेंड किया अपनी फाउंडेशन बनाने में, अपने स्ट्रक्चर सेट करने में, पार्टनरशिप सेट करने में। और अब हमारा टाइम है कि हम बाहर जाएं और कंपनीज से मिले, और पार्टनरशिप्स बनाएं, और अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, बेसिकली इसको बड़ा करें। तो मैंने सुना है कि जॉब्स नहीं मिल रही आजकल किसी को भी, बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बहुत हार्ड टाइम है उनके लिए इस टाइम, कि वो ढूंढते रहते हैं, रेज्यूमे हर जगह सबमिट करते पर मिलती नहीं है। तो आपको कैसे लगता है कि ऐसा ही है, सही में हो रहा है? आई थिंक इट्स अ मिक्स। मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, हमारे पास जब कंपनीज आती हैं, इधर आर कंपनीज जिनकी कंपनी में 40-50 पोजीशंस ओपन है, राइट। लाइक हम रिसेंटली एक कंपनी है सवांटे, जिसको हमने ऑन बोर्ड किया है, उनके पास 50 से ज़्यादा पोजीशंस खुली हुई हैं। फिर जॉब्स क्यों नहीं मिल रही? और पर वही ना एक मिसमैच है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको वो जॉब की बात कर रहे हैं, इट्स अबाउट कि जो जॉब तुम पढ़ने के टाइम पे कर सको, राइट। जो लाइक एंट्री लेवल, मिनिमम वेज पे, जो फ्लेक्सिबल हो जॉब। रेस्टोरेंट्स एंड अदर प्लेसेस है, क्योंकि अब वो जो रूल चेंज हुआ है कि स्टूडेंट्स 40 से भी ज़्यादा घंटे काम कर सकते हैं, तो उनके पास जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो उनको ज़्यादा काम देंगे, राइट, रादर देन नए स्टूडेंट्स को हायर करना। पहले क्योंकि 20 घंटे ही अलाउड था, लॉट ऑफ प्लेसेस आई नो कैश पे कर लेते थे, पर इतना भी नहीं चल रहा था, तो उनको मिक्स रखना पड़ता था, एक कि थोड़े सिन पे थोड़े कैश पे, तो स्टूडेंट्स को फिर भी पार्ट टाइम जॉब मिल जाती थी। तो आई थिंक एक तो वो है ही है, पर ऑब्वियसली क्योंकि फेडरल वेज इंक्रीज हुई है, लॉट ऑफ बिजनेसेस जैसे वो पहले 4 लोगों के साथ अपना बिजनेस चलाते थे, अब वो कहेंगे कि मैं 2 के साथ अगर चला सकता हूँ तो मैं चला लूँ। एक बार बता दोगे आप? वेज 16 पॉइंट समथिंग पे आ गई है मिनिमम वेज, पर अभी वो फेडरली हुई है, प्रोविंशियल नहीं आई है, पर आ जाएगी। अगर एक बार फेडरल हो जाए तो प्रोविंशियल भी अपने आप अपडेट कर देते हैं। तो
कंपनीज जैसे मिनिमम स्टोर्स हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं राइट, इन्फ्लेशन से, लाइक रिसेशन कह लो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो हर एक की वो पॉकेट थोड़ी छोटी हो रही है। तो वो जो काम पहले 4 लोगों से करवाते थे अब वो चाहेंगे कि मैं 3 से या 2 से ही स्क्वीज़ इन कर लूँ। तो ये भी मैंने बहुत देखा है कि जहाँ पे मैं रेस्टोरेंट्स में जाती थी पहले 3 या 4 लोग काम कर रहे थे, अब वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये तो है ही है, पर आई थिंक इट्स ऑल्सो सो मच लोकेशन डिपेंडेंट। हम यहाँ पे स्पेशली GTA में इतना सैचुरेशन हो गया है, लाइक इफ़ यू सी द नंबर्स, लाइक ऑन एन एवरेज 100,000 स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं एक साल में, और राइट। इंडिया में डर भी रहे हैं लोग। GT के अंदर अंदर ही कनाडा वाइड इज लाइक एट समथिंग अराउंड 500-600 के। सो वो उतनी जॉब्स भी बढ़ेंगी राइट, तभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं इतने। तो आई थिंक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ है वो ग्रोथ और स्टूडेंट पॉपुलेशन का ग्रोथ बिल्कुल बैलेंस नहीं है, स्पेशली कोर एरियाज़ में, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन हियर GTA में। और GTA में कितनी की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, बिजनेस तो उतनी ही हैं राइट, शॉप्स भी उतनी ही हैं, इकॉनमी भी उतनी ही है। पर अगर इतना बड़ा इन्फ्लक्स आ रहा है, एंड नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, न्यू कमर्स का भी इन्फ्लक्स है जो एज ए PR आ रहे हैं, रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, तो जो हमारी पॉपुलेशन राइज है उस सेक्टर में, और जो वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं वो मिनिमम वेज, क्विक एंट्री लेवल जॉब्स, वो कम हो रही हैं। पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन बिगर कंपनीज में, बैंक्स में, एनालिस्ट पोजीशंस, एंट्री लेवल पोजीशंस, रिटेल में, वो बहुत खाली हैं। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए स्टूडेंट्स को अपने आप को अप लेवल करना पड़ेगा, एंड वहाँ पे वो मिसमैच है, क्योंकि that's where I see the disbalance. इसलिए इंडिया में भी अब लोग सोच रहे हैं कि कनाडा में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम, ये जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ये सब कुछ। I mean हार्ड टाइम इंडिया में, लाइक हमें भी पता है इंडिया में कितनी इकोनॉमी बढ़ रही है, पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मेरी सिस्टर कह रही थी आने को, Yeah? मैं क्या एक बात बता, चल यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही पर इंडिया से तो अच्छा ही है, एक बार आजा, मिल जाएगी, क्या पता नहीं भी मिलेगी तो गुजारा हो जाएगा तेरा, टेंशन मत ले। आई थिंक पहले के 1-2 साल ऐसे ही होता है, हर एक को स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तुम किसी भी कंट्री में मूव कर जाओ, एक नई जिंदगी बनाना, एक नई लाइफ बनाना, नया घर, नए दोस्त, नई जॉब। घर से अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात हो गई है ना, अब मोस्टली लोग PR लेने के बाद घर का सोचते हैं, और इनकम, जैसे आपने टैक्सेस में काम किया है ना, सारा कुछ आपने हैंडल किया है एज अकाउंटेंट, तो अगर टैक्स बचाना हो, घर लेना है जैसे, उस पे टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। यहाँ पे लोगों के लिए बर्डन है टैक्स एक हिसाब से, कि कनाडा में बहुत ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। तो उसका क्या हमको फॉलो अप करना चाहिए एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, और उसके बाद जब हम वर्क परमिट पे हो जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको दिमाग में रखनी चाहिए? एब्सोल्युटली, आई थिंक मुझे टैक्स एज अ बर्डन तो नहीं, डेफिनेटली टैक्स रेट बहुत हाई है, नॉट गोना लाई, पर वो अगर हम स्केल के हिसाब से देखें राइट, जैसे हम कहते हैं हमारा हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट 45% पे है, अब 46 पे आ गया, या बट वो तुम्हारी पूरी इनकम पे 46% नहीं लग रहा है, इट्स अ ग्रेजुअल रेट। सो बाय द टाइम अगर तुम इफेक्टिव रेट देखो तो वो समथिंग 30-35 पे आ जाती है, इवन इफ इन द हाईएस्ट ब्रैकेट is what I'm saying. So as a student तुम्हारी bracket anyways is low, right? And तुम्हारे पास और भी credits हैं। पहली बात तो you should definitely be paying your taxes, right? Because your tax return is a proof for everything. जब तुम घर लोगे, इंश्योरेंस लोगे, PR अप्लाई करोगे, जो भी अप्लाई करोगे, तुम्हारा टैक्स रिटर्न ही मांगते हैं हर जगह, और तुम्हारी टैक्स रिटर्न पे जो इनकम है वो तुम्हारी ऑफिशियल इनकम होती है। तो अगर तुमने टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी इनकम लो दिखा दी, तो जब तुम घर लोगे वो कहेंगे तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, मॉर्गेज कैसे पे करोगे, राइट? मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी तुम्हें अपनी इनकम दिखानी पड़ती है, वो इनकम टैक्स रिटर्न पे ही दिखानी पड़ती है। तो टैक्स इवेड तो नहीं कर सकते एसेंशियली, पर बचा सकते हैं, देयर इज वेज टू डू इट। सबसे कॉमन जो मैं हर एक को कहती हूँ, यू शुड डेफिनेटली हैव इज़ एन RRSP विच इज़ कॉल्ड अ रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, तुम उस पर तुम्हारी जो एनुअल लिमिट है वो तुम्हारी इनकम के बेस पे डिपेंड होती है। तो तुम्हारी लास्ट ईयर की इनकम का परसेंटेज इज़ योर मैक्सिमम अलाउड
कि तुम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और अगर तुमने पिछले कई सालों से कभी पैसा नहीं डाला है तो तुम्हारी वो रूम बढ़ती रहती है ओवर टाइम, क्योंकि तुम्हारे उसको थोड़ा ब्रीफली समझाना। या सो बेसिकली जब तुम अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो बेस्ड ऑन योर इनकम गवर्नमेंट तुम्हें, जब तुम्हारा नोटिस ऑफ असेसमेंट आता है उसमें बताती है कि तुम कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी RRSP पे। एंड RRSP पे जब तुम पैसा डालते हो तो वो पैसा तुम्हारा क्रेडिट होता है एसेंशली। सो जैसे मैंने 5,000 कंट्रीब्यूट किया अपनी RRSP पे पूरे साल में, अगले साल मेरी इनकम स्टेटमेंट से 5,000 कम हो जाते हैं, क्योंकि वो एक कंट्रीब्यूशन बेनिफिट मिलता है तुमको। एसेंशली उससे तुम्हारा टैक्स भी बचता है और तुम एक लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग कर सकते हो। RRSP एक स्पेशल टाइप का अकाउंट है, तो तुम्हें बैंक में जाके कहना पड़ता है कि मुझे RRSP खोलनी है। मेजोरिटी ऑफ द बिग एम्प्लॉयर्स हियर वो तुम्हारी RRSP मैच भी करते हैं। तो अगर तुम कंपनी में काम करो तो पूछो कि तुम्हारे पास पेंशन बेनिफिट हैं तो खोलो। सो मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज हैव कि अगर तुम 5% डाल रहे हो अपनी इनकम का RRSP पे, वो तुम्हें 3-4% मैच करती हैं। तो तुम एसेंशली आधा पैसा तुम्हारा कंपनी से आ रहा है और तुम्हारी लॉन्ग टर्म सेविंग हो रही है। RRSP का ये दूसरा फ़ायदा ये है कि तुम उसमें से डिडक्शन 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक अंडर उसको कहते हैं होम बायर्स प्लान, फर्स्ट टाइम होम बायर्स प्लान। सो उसके अंदर तुम सारा पैसा निकाल सकते हो, उस पर तुम्हें टैक्स नहीं लगेगा, पर वो एक एज अ लोन होता है तुम्हारा खुद के अकाउंट से तुम्हें, और तुम्हें 10 साल में उसको रीपे करना है। और अगर तुम रीपे नहीं करोगे या फिर तुम कंट्री छोड़ के चले जाओगे, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी इनकम बन जाती है और तुम्हें उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि तुमने पहले टैक्स बचाया है, राइट। अनलेस, सो दैट्स ओनली वे यू कैन डू इट। या फिर रिटायरमेंट पे फिर तुम्हारा हर महीने पैसा आ जाता है। RRSP एज एन अकाउंट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तुम जिस भी कंपनी के साथ खोलोगे वो इधर शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड में, जो भी तुम्हारा खुद का प्रेफरेंस है कि तुम्हें रिस्की इन्वेस्टमेंट चाहिए कि नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली तुम्हारे बिहाफ पे, और तुम्हें उस पर रिटर्न भी मिलता रहता है और वो उसी अकाउंट में जाता है। तो तुम्हें उसमें से कोई इनकम नहीं होती अनलेस यू गेट रिटायर्ड और यू विड्रॉ। और अगर बिना होम बायर्स के और रिटायरमेंट के तुम पैसा निकालते हो, फिर वो अगेन तुम्हारी इनकम बन जाती है और तुम्हें उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। सो RRSP इज गुड फॉर सेविंग लॉन्ग टर्म, विच इज़ फॉर योर हाउस और फॉर योर रिटायरमेंट। That's one way. Second place is called a TFSA, which is a tax-free savings account. उसकी contribution पे कोई benefit नहीं है, in the sense कि तुम्हें कोई tax reduction नहीं मिलती है। Every year you can contribute about 5,000 in it, 5,000, 6,000 every year government declares कि तुम्हारी कितनी capacity है। सेम एज RRSP, अगर तुमने पहले उस पर कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो हर साल तुम्हारा वो 5-5 हज़ार का रूम बढ़ता रहता है। तो उसमें क्या है कि जो तुम उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करते हो उसको यूज़ करके जो तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे तुम शेयर्स में पैसा लगाओगे या म्यूचुअल फंड्स में या जो भी करोगे उस पैसे से, उस पे से जो तुम्हारा गेन होगा, प्रॉफिट होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा उसको। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। सो एसेंशली इट्स गुड टू पुट मनी इनटू स्टॉक्स में भी, जिसमें तुम्हें पता है कि तुम्हें ज़्यादा रिटर्न आ सकता है। म्यूचुअल फंड जिसमें मे बी हर साल का डिविडेंड ज़्यादा है, तो उस पर तुम्हें बस टैक्स नहीं पे करना पड़ता। इट्स नॉट अ बिग बेनिफिट बट गुड इनफ। जैसे अगर तुमने इट स्टार्टेड इन 2013, सो अगर तुम कनाडा में आए 2015 से, सो अब तक तुम्हारे पास अबाउट 35-40,000 का रूम होगा। सो तुम 40,000 इन्वेस्ट कर सकते हो बिना टैक्स के एसेंशली। सो दैट्स अ वेरी गुड बेनिफिट। और शुरू में सिर्फ 5,000 हम डाल सकते हैं एवरी ईयर। और बट अगर तुमने कभी नहीं डाला अभी तक, तब तुम 40 या जो भी तुम्हारा रूम है, अगेन वो तुम्हें जब तुम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो उस पे आता है कि तुम्हारा TFSA का रूम क्या है। तो मैक्सिमम वहां तक कर सकते हो, और उसके बाद हर साल वो एक रूम बढ़ाते हैं, कंट्रीब्यूशन रूम कहते हैं। वो हर साल 5,000 ऐड कर देते हैं उसमें कि तुम 5,000 और इन्वेस्ट कर सकते हो हर साल। सो देयर इज अ लिमिट, तुम ओवर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते एसेंशली। जो गवर्नमेंट ने लिमिट सेट की है तुम्हारी RRSP पे और तुम्हारी TFSA पे, तुम उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो। नहीं तो लोग फिर टैक्स बचाने के लिए ज्यादा भर देंगे। एग्जैक्टली ना कुछ प्रोसेस करने में मेरा माइंड स्लो चल रहा है क्योंकि मेरा बिजनेस माइंडसेट है, तो इस वजह से मैं डीप घुस गया था उसके अंदर। पर आपके गोल्स क्या हैं? आपने क्या करना है अभी? लाइफ का गोल तो वही है कि मैं एक स्लेव ना बनी रहूं अपने काम की, कि मैं और सब कुछ अपने पेरेंट्स के साथ टाइम ना स्पेंड कर पाऊँ, घर वालों के साथ टाइम ना स्पेंड कर पाऊँ जस्ट बिकॉज कि मुझे काम करना है। तो गोल ये है कि मैं उस लेवल पे पहुँच पाऊँ कि
कि मेरे आवर्स मेरे काम को डिफाइन नहीं करते, मेरा काम और मेरी क्वालिटी उसको डिफाइन करती है। और मेरे को एक फ्रीडम, दैट्स द राइट वर्ड, एक फ्रीडम हो, एक इंडिपेंडेंस हो कि मैं जैसे अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, जो देखना चाहती हूँ, मुझे दुनिया एक्सप्लोर करनी है। ये मेरा ऑलवेज एक था गोल, मुझे दुनिया का एक एक कोना देखना है, मुझे वो लाइफ जीनी है कि मैं नए एक्सपीरियंसेस ले सकूँ। लाइफ की सर्कमस्टेंसेस आती रहती हैं, पर तुम अल्टीमेटली उसमें क्या करना चाहते हो वो हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में ही होता है। हमें लगता है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर चॉइसेस हमेशा हमारी खुद की ही होती हैं। तुम उस चॉइस को मुश्किल चॉइस ले सकते हो, इजी चॉइस ले सकते हो, विक्टिम बन सकते हो, या फिर उसमें से बाहर निकल सकते हो। आई थिंक वो हमें ये मानना पड़ेगा कि अल्टीमेटली हमारे हाथ में है। अ लॉट ऑफ इट इज़ किस्मत, बट मुझे लगता है किस्मत खुद बनती है। अगर तुम मेहनत करते हो तुम्हारी किस्मत अच्छी होती रहती है। लाइफ में अच्छा बुरा चलता ही रहता है, पर तुम्हारी एक मेहनत होनी चाहिए कि मुझे उससे बाहर निकलना है। तो आई थिंक वो हमारी फैमिली में बहुत कॉमन है कि हम सबको एक तो हमेशा बहुत खुशी थी कि हमें जो मिल गया, जो भी, जैसे जब हम शुरुआत में एक बेडरूम में रहते थे कि एक बेडरूम भी मिल गया बहुत है। चंडीगढ़ में एक बेडरूम मिल गया, इट्स लाइक बहुत है, राइट। और अब जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं, मेरे पेरेंट्स अभी भी वही कहते हैं कि बहुत है। चाहे मुझे लगता था कि लोग, जब हम कनाडा आते होता है ना कि हम कोठी बनाएंगे, बाहर जाके सोना खरीदेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे, मुझे भी ये था कि सब करना है इंडिया जाके। और मेरी मॉम से क्यों, कि जो है वो बहुत है, जिस घर में रह रहे हैं, खाना है, लोन नहीं है, बहुत है। वाई डू यू नीड टू कीप मेकिंग इट बिगर एंड मोर, राइट। सो आई थिंक वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं आती लाइफ में, और हम वेट करते रहते हैं कि हम यहाँ पहुँचेंगे तब वो सेटिस्फैक्शन आएगी। पर आई थिंक अगर जहाँ तुम बैठे हो वहाँ तुम सेटिस्फाइड हो, तो जहाँ तुम जाओगे तुम वहाँ भी सेटिस्फाइड ही रहोगे। एंड दैट डजंट मीन्स कि यू शुडंट डू मोर थिंग्स इन लाइफ। एज आई सेड, यू कैन कंटिन्यू टू बी एम्बिशियस, बट दैट एम्बिशन कैन नॉट बी समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, बिकॉज वो कभी ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज वो तो बढ़ता ही जाएगा। एक बार बिजनेस खड़े कर लिया उसको तुम बड़ा करोगे, राइट। 1 मिलियन 1000 व्यू आए, तुम कहोगे मैं 10,000 पे पहुंचूं, 10,000 से 1 मिलियन पे पहुंचूं, वो कभी खत्म नहीं होगा। इट्स एंडलेस, दैट इज व्हाट द tyranny of life is. Money, fame, ambition, it's endless. There is no end point to it, and you can be 80 and 90 and working and still not be done, because there's always more to do. There will always be more to do, but कब तक, राइट, कब तक वो करते रहेंगे। तो वो एक स्विच अभी आ रहा है, एक डिफरेंट ऑरा फील हो रहा है आपके साथ क्योंकि हर कोई ऐसी थिंकिंग नहीं होती हर किसी की, राइट। ऊपर से मैं बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ, और इंडिया में क्या परसेप्शन थी पहले जो था कि वुमेन्स आर मेड टू बी हाउसवाइफ, राइट। उसके बाद जॉब्स में हुआ कि हाँ जॉब्स भी हैं, अब कर सकते हैं वुमेन्स, राइट। फिर उसके बाद अब भी ऐसे नहीं सोचते लोग कि बिजनेस हैंडल कर सकती हैं वुमेन, कि खुद इंडिपेंडेंट कर सकती हैं, सब कुछ बढ़ सकते हैं। आपने कभी सोचा ऐसा, मतलब फेस किया कभी, कहा लोगों ने? आई मीन ऑब्वियसली मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में इट वॉजंट दैट कि तुम एज अ वुमेन ये नहीं कर सकती वन, बट ऑब्वियसली जैसे जब हम बड़े हो रहे थे, हर कोई ये क्वेश्चन पूछता है। जब भी मैं किसी को बोलूँ है ना मेरी बहन है, भाई है, राइट, एवरीबडी आस्क यू दैट क्वेश्चन, राइट, भाई है, अभी भी पूछो भाई है घर में, इट्स लाइक व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, राइट, दैट्स आर नेचुरल कि घर में लड़का है कि नहीं है। तो आई थिंक वो मुझे बहुत पिंच होता था बड़े होते कि व्हाई डज एवरीबडी आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे अपने घर में कुछ फ़र्क नहीं लगा, राइट। मेरी मॉम जब मैं बड़ी हो रही थी, घर में सिलेंडर आता था, मुझे कहती थी उठा लेके जाओ ऊपर, राइट, मैं अपना बैग लेके आ रही हूँ, शी बी लाइक उठाओ, अपनी आटे की बोरी मैं ही लेके आती हूँ घर में, राइट। सो हमें कभी नहीं था कि यार ये नहीं तुम लड़की हो, डेलिकेट रहो, ये ना करो, वो ना करो, घर के काम करो। इट वॉज नेवर लाइक दैट। बट जब बाहर निकलते हो, लोगों से बात करते हो, जब कोई लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ओहो, आई रिमेंबर जब मेरी बहन ने डिसीजन बनाया बाहर आने का, तो मेरे डैड का कोवर्कर ही वाज लाइक कि तुम पागल हो, लड़की के शादी के लिए पैसे बचाओ, अगर अभी पैसे लगा दिए तो शादी पे क्या दोगे, यू नो, थिंग्स लाइक दैट इज़ ऑलवेज देयर। अभी भी यू नो आई एम जस्ट गेटिंग इनटू माय लेट 20s, हर एक का क्वेश्चन ये नहीं होता कि बिजनेस क्या हो रहा है, हर एक का क्वेश्चन होता है शादी कब कर रहे हो। जब भी मैं किसी से कुछ भी बात करूं, शादी कब कर रहे हो बेटा, किसी रिश्तेदार, जैसे कितने रिश्तेदार जिसको मैं 20 लाइक 5-6 साल के बाद मिलती हूँ, और पहला क्वेश्चन यही होता है शादी कब कर रहे हो बेटा। तो मुझे ये होता है कि यार वो भी हो जाएगी, वो भी आई नो लाइफ का एक पार्ट है,
बट दिस क्वेश्चन गेट्स आस्क्ड अराउंड अ लॉट फॉर अ वुमन स्पेशली, राइट? शादी कब कर रहे हो? और लड़कों को नहीं पूछते, लड़कों को पूछते हैं क्या पैसा कब बना रहे हो, राइट? कि घर कब खरीदना है, कितना पैसा बनाना है, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक तुम वो नहीं करोगे तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी। पर लड़की को ये कोई नहीं कहता कि जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम्हें लड़का नहीं मिलेगा। हमें कहते हो कि तुम्हें तो मिल ही जाएगा, तुम ढूंढो, राइट? तुम ढूंढ क्यों नहीं रहे हो? तुम ढूंढो लड़का। तो वो तो होता ही है। एज अ बिजनेस डेफिनेटली, आई मीन स्टार्टअप वर्ल्ड में, टेक वर्ल्ड में, रूम में 80% लड़के ही होते हैं। बोर्ड में, अक्रॉस द बोर्ड हम कितनी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, वीसीज को पिच करते हैं। मैं और मेरी को फाउंडर हम दोनों अकेली लड़कियां होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरी परसेप्शन भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है आपसे बात करके, रितिका से बात करके, और भी मैं अब बात करता रहता हूँ है ना लोगों से, कि नई लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं अगर चाहें तो। पर वो फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा होता है कि वहाँ भी उनको बताते हैं कि हाँ तुम ये नहीं कर सकते, तो वो सोचते ही नहीं। आई थिंक सो, एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स अ लॉट कि हम कहाँ बड़े हो रहे हैं, फैमिली में कैसा क्या देख रहे हैं, आगे पीछे क्या देख रहे हैं, बट ऑल्सो टाइम, राइट? हम भूल जाते हैं कि हमारी लास्ट 10-15 ईयर्स में जो एक वुमेन एम्पावरमेंट की एवोल्यूशन हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो आई डोंट नो मैं किस इंटरव्यू में ये सुन रही थी, पर वो कह रहे थे कि हमने लड़कियों को तो एम्पावर कर दिया, कहने को कि तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, पर हम ये भूल गए कि बाकी उस दुनिया को उस एम्पावरमेंट के साथ लेके कैसे आए, कि हम उनको सिखाएं कैसे कि ये जो लड़कियां जो हमने एम्पावर कर दी हैं उनके साथ रहना कैसे है, उनके साथ अपने एम्बिशंस को कैसे एडजस्ट करना है, राइट? लड़कों को ये सिखाना कि अगर तुम्हारी वाइफ, एक वर्किंग वाइफ आएगी तुम्हारी लाइफ में, तो तुम्हें घर के काम कैसे करने पड़ेंगे, राइट? वो घर तुम मिलके कैसे चलाओगे? बिकॉज हमने सीखा है कि मम्मी घर चलाती है, पापा पैसे पे करते हैं, राइट? मम्मी जो अगर घर का कुछ भी काम है मम्मी को बोलो, पैसे का कुछ काम है पापा को बोलो। तो हमने ये भी नहीं सिखाया बड़े होते दोनों को ही कि अगर तुम एक डिफरेंट लाइफस्टाइल चूज कर रहे हो तो तुम्हारे पार्टनर को उसको कैसे एडजस्ट करना पड़े, राइट? तो कनाडा में तो फॉर्चुनेटली कम है, आई वुड से, एटलीस्ट इन द वे कि मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जस्ट बिकॉज तुम लड़की हो तुम्हें हम फंडिंग नहीं देंगे, या फिर लड़कियां कंपनी चला रही हैं तो कंपनी अच्छी नहीं होगी। वो नहीं हुआ है मेरे साथ। आई थिंक इवन एट KPMG जब मैंने काम करना शुरू किया, आउट ऑफ 5 ऑफ माई पार्टनर्स 3 वर वुमेन, सो दीज आर वुमेन इन देयर लेट 50s, राइट? तो अगर उन्होंने 50 साल पहले ये कर दिया तो मतलब कनाडा तो डेफिनेटली इंडिया से तो आगे ही था इस बात में। तो प्रोफेशनल लाइफ में मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे कभी किसी ने फील नहीं करवाया कि तुम लड़की हो, तुम ऐसे, यहाँ पे लोग बहुत बोलते हैं ना, पीपल ऑफ कलर हो, तुम ब्राउन हो, इसकी वजह से तुम्हारा ये सब नहीं होगा। मे बी मैं सोचती नहीं उसके बारे में, बिकॉज मुझे ना कि वो तो मैं बदल ही नहीं सकती, राइट? मैं ही नहीं बदल सकती कि मैं लड़की हूँ, मैं ब्राउन हूँ, मैं यंग हूँ, ये तो मैं बदल नहीं सकती। तो माइट एज वेल नॉट थिंक अबाउट इट, आई थिंक अबाउट व्हाट आई नीड टू डू बेटर। मेरा काम मेरे लिए बोलेगा असेंशली। अल्टीमेटली तुम्हारा काम, तुम्हारे रिजल्ट्स सब कुछ बोल देते हैं, राइट? तुम्हें और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी मेरे घर में बहुत है। मेरी मॉम इज लाइक, काम करो, वो खुद ही बता देगा क्या करना है। तुम्हें किसी को ऊंची बताना नहीं पड़ेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए बात कर देगा। जो तुम मेहनत करते रहो और आगे जो रिजल्ट है वही, इट विल मेक ऑल द डिफरेंस। बट इंडिया में डेफिनेटली आई डू फील एवरी टाइम आई गो बैक इन द वे आई डील विद इट एंड द वे पीपल आस्क मी क्वेश्चंस कि पेरेंट्स जब बूढ़े होंगे तब क्या करोगे, शादी करो। जैसे मैं घर खरीदना चाहती थी, मेरी मॉम इज़ लाइक घर मत खरीद, क्या पता अगर तेरे हस्बैंड के पास घर ना हो तो ईगो क्लैश हो जाएगी, है ना? तो ये तो होता है, ये तो ऑब्वियसली तुम्हें रखना ही पड़ता है बैक बर्नर पे, बट व्हाट कैन यू डू? यहाँ भी मैंने एक चीज देखी है इन अ रिलेशनशिप वे, कि मेरे हिसाब से लड़कियों का भी कुछ एफर्ट बनता है। यहाँ पे क्या करते हैं, लड़के रूल करते हैं एक हिसाब से, और वो एग्री कर जाती हैं लड़कियां आगे से, तो उन्हें ये नहीं करना, तो उन्हें यहाँ नहीं जाना, मतलब ऑर्डर देते हैं, जो कि हक बनता नहीं है। अगर तुम इंडिपेंडेंट हो, यहाँ पे हर कोई इंडिपेंडेंट है, तो तुम कैसे ही किसी को ऑर्डर दे सकते हो, और वो आगे से मान रहे हैं, उनकी ज्यादा गलती है। I mean, I think it's definitely both. जब भी मैं अपनी लड़कियों फ्रेंड्स के साथ मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, मुझे ये होता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए लाइफ में, तुम्हें वो मांगना पड़ेगा। Like, I don't think you can just get something because of like कि तुम्हें मिल जाएगा बस, यहाँ पे right? वैसे भी चीख के मांगना पड़ता है, मेहनत करके। It's a verb they say, right? Like closed mouths don't get fed. अगर तुम्हारा मुंह ही बंद होगा तो वो उसमें खाना तो जाएगा नहीं, right? तो तुम्हें लाइफ में जो भी चाहिए, अगर अपने पार्टनर से कुछ चाहिए, या काम से कुछ चाहिए, या पेरेंट्स से कुछ चाहिए, मांगना तो पड़ेगा ही, बोलना तो पड़ेगा ही। आई थिंक एज अ वुमन, लाइक साइकोलॉजिकली वी आर वेरी अग्रीएबल, राइट? वुमेन में एक क्वालिटी होती है कि हम
कॉन्फ्रंटेशन से थोड़ा भागते हैं, और अगर हम majority of women, I'm not gonna say every single woman, but majority of the women, we are more agreeable, and हम मान जाते हैं क्योंकि हमें maybe a part of our conditioning is that way, part of our genetics is that way, right? We are like that. We are very submissive. There's very less women who are very, outspoken and very confrontational. So उसकी नेचर की वजह से वो वैसे ही वो men who are more pushy, right, and they get attracted to women who are very submissive. And then on the top of that, the society we live in, the way they've seen themselves, parents को देखा है, moms को देखा है, right? जितनी उनकी voice घर में उतनी mom की होती है, उतनी ही वो voice सोचने उनकी है. It's very similar. हम बहुत सोचते हैं कि हम अपने parents से अलग हैं, हम हैं नहीं. जो हम parents में देखते हैं, हम वही बनते हैं ultimately as an adult. Maybe a different version of it. भाषा में भी डिफरेंट हो, टाइमलाइन में भी डिफरेंट हो, पर हम एज हैबिट्स हम वही बन जाते हैं. तो जो तुम जितना देखते हो अपनी फैमिली में उतना, बट ऑब्वियसली आई थिंक अल्टीमेटली जब तुम अपनी लाइफ का ख्याल रख सकते हो ना, जब तुम्हें पता है कि मैं अपना बिल पे कर सकती हूँ, अगर कुछ भी हो जाए मैं सेफली उस सिचुएशन से निकल सकती हूँ और मैं अपने 2 पैरों पे खड़ी रह सकती हूँ, अगर तुम उस लेवल पे हो, तब तुम्हें तब आई फील लाइक एज अ पार्टनरशिप यू नीड टू सी इट एज इक्वल्स. आई थिंक दैट्स व्हाट वी डोंट सी. वी स्टिल सी इन अ वे कि लड़का अभी भी प्रोवाइड करे, लड़का अभी भी मुझसे ज़्यादा कमाए, है ना, हम चाहें, और लड़के चाहते हैं कि हाँ ये कमाए पर ये घर का काम भी करे, मुझे झाड़ू पोछा ना करना पड़े, मुझे कुकिंग ना करनी पड़े. तो इट्स लाइक ऑन द फेस वी आर वेरी लाइक कि नहीं हम तो बड़े प्रोग्रेसिव हैं, हमें काम करने वाली लड़कियाँ चाहिए, लड़कियों को काम करने वाले लड़के चाहिए जो लाइक छूट देते हो एज दे से. बट अल्टीमेटली समवेयर बिहाइंड द लाइन्स आई डोंट थिंक वी आर देयर येट. But it's also because of the way we have grown up. We're just not used to it. I think time लगेगा उसको करने में, but अगर हम honestly and openly एक दूसरे को बता सकते हैं हमें क्या करना चाहिए, और एक जो perception है तुम्हारी, as you were saying कि लड़के बोलते हैं और लड़कियां मान भी जाती हैं, it's because you think somewhere कि हमें इसका रूल फॉलो करना है, राइट? लड़कियों को एक परसेप्शन होती है कि बड़े होते रहे, पापा की बात सुनी, भाई की बात सुनी, अब लड़के की अपने हस्बैंड की बात सुनो. हमें बहुत उस तरीके से करता है और हम उसको चैलेंज भी नहीं करते हैं. तो दैट्स व्हाट आई हैव आल्सो रियलाइज बस कि अगर इसको चेंज करना है तो उससे हम भाग तो सकते नहीं, उसको चैलेंज ही कर सकते हैं, फेस कर, एंड चैलेंज इट इन अ वे. देयर आर पीपल हु एक्चुअली वांट टू लिसन, who want to change, and there are people who don't, and you need to figure that out, and the ones who don't, you need to just leave them to that. Everybody finds someone they're fit with, right? अगर उन दोनों को वो ठीक लगता है तो उनका चलने दो. That's what I think कि अगर उन दोनों को आपस में ठीक बैठता है उनका करने दो. जिनको चेंज करना है ट्रूली वो कर देंगे. वो एक दूसरे के साथ मिलके अगर हम उनको इस नॉर्मलाइज करेंगे, ऐसी कॉन्वर्जेशंस, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे की एम्बिशन की रिस्पेक्ट करना, तो उन लोगों के साथ हम बदलाव भी ला सकते हैं. पर देयर विल बी पीपल हु लाइक इट दैट वे. मैंने शायद इसलिए नोटिस करा क्योंकि मेरे घर पे पापा जब जॉब से आते थे तो मम्मी के साथ काम कराते थे. मम्मी नहीं काम करते थे अकेले, और सुबह जॉब पे जाने से पहले आधा काम मम्मी करती थी, आधा काम पापा करते थे. तो इसलिए मैंने यहाँ के चीज नोटिस करा. वो कह रहा है वो कह रहा है ऐसे कपड़े नहीं डाले कनाडा में आके, यार क्या कर रहे हो तुम? बिकॉज वो वैसी फैमिलीज में बड़े हुए हैं. आई एम नॉट गोना से कि मैं देखती नहीं आउटसाइड जो लोग डू पुलिस, नॉट इवन यू, रैंडम random women on internet, they would want a police कि ये मत पहनो, ये मत करो, ऐसे करो. तो वो एक again, like, it's because you're brought up that way. It's because you think that's normal and you think that's right, and also because nobody challenged you on it. Nobody said it, told you in a nice way. I feel that's also happens, right? कई बार वो देखते हैं, वो फिर तुम चढ़ जाते हो and then you just want to yell at someone and कि क्या है तुम misogynistic हो, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो. उनके साथ भी बैठ के level headed conversation करना, उनको actually सिखाना. as a friend, you know, as a guy, you can be like, भाई देख, why are you thinking that way? क्यों कर रहा है ऐसा? What do you think is like? lot of times I think हमारा बहुत बिहेवियर है जिसको हम क्वेश्चन भी नहीं करते हैं. We're like it's is because it is. हम ऐसे बड़े हुए हैं, यही होता है, right? A lot of things we don't question, and when you question then you're like कि हाँ यार, like you're right कि why am I doing this way? Why am I thinking it this way? A lot of times that also doesn't happen. We are not I think as a culture we are not very confrontational, right? हमें कहते हैं ना बात मत करो, बात बिगड़ जाती है.
कि बस रहने दो. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल माय मॉम कि लाइक क्यों, कि अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होगी. शी इज लाइक मत करो बिगड़ जाती है. तो आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी कल्चरल थिंग. हम चाहते नहीं लाइक टफ कॉन्वर्सेशंस करना. एक और मैंने देखा था अपनी सराउंडिंग में, वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि ब्रैमलिया एक मॉल है यहाँ पे, राइट, ओके, कि वहां पे मत जा कि यहाँ पे लड़के आते हैं. मैं क्या यार, नहीं आते. लड़के तो हर कहीं है. मैं क्या, अब तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को, मैंने उसको समझाया, मैं तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को कहे यहाँ मत जा, यहाँ लड़कियां आती है. मैं क्या करेगा, लड़कियां तो हर जगह है. मैं क्या जाने ही बंद कर देगा. तो आई थिंक सो थिंकिंग वही पेरेंट्स से आती है, या सराउंडिंग, कैसी सराउंडिंग में रहे हो बचपन से वैसे आती है. पर बहुत सही लगा आपसे, मेरी परसेप्शन भी और ज़्यादा वाइड हो गई अब कि हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं. और मैंने एक और चीज़ सुनी थी एक पॉडकास्ट में, कि जब भगवान ने लड़कियों को बनाया तो जो उनके साथ बैठे थे उन्होंने कहा कि आपने क्यों इतनी नाजुक चीज़ बनाई, है ना, कि ये कैसे सरवाइव करेगी इस दुनिया में, राइट. तो उन्होंने कहा कि ये चाहे दिखने में नाजुक है पर सबसे ज़्यादा दर्द और हर एक चीज़ को हैंडल कैसे करना है, कि इनमें ये क्षमता है और यही जाके दुनिया में ये बताएंगे. एज अब प्रेग्नेंट होने का दर्द हम नहीं समझ सकते, राइट, और वो भी सहन करते हो आप. तो मैं लड़कों को भी कहना चाहता हूँ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या कोई भी सिस्टर है उसको पुश दो कि हाँ यू कैन डू एवरीथिंग वट एवर यू वांट, बी इंडिपेंडेंट. अगर वो इंडिपेंडेंट बनेंगे, अपना घर लेंगे, तो जिससे शादी करेंगे उसको भी होगा हाँ यार कि ये कुछ कर रही है अपनी लाइफ में और मैं इस पे रूल नहीं कर सकता. दैट्स व्हाट आई थिंक. बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. थैंक यू.